अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पर हैं और आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो होंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। मुस्लिम साइंटिस्ट, ये अच्छा नहीं लगता एक किसी साइंटिस्ट के पहले ये सुना कि वो मुसलमान था। हमारे यहाँ पे अक्सर यही समझा जाता है कि जो एक अच्छा मुसलमान है वो कभी एक अच्छा साइंसदान नहीं हो सकता। लेकिन आज हम यही बात करेंगे कि एक अच्छे साइंसदान अच्छे मुसलमान भी होते हैं और अच्छे मुसलमान अच्छे साइंसदान भी हो सकते हैं। और यही नहीं कि आज की दुनिया में या आज के वक्त में ऐसा है, बल्कि ये बहुत पहले से था। और हमारा इस्लाम और कुरान हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम इस दुनिया को डिस्कवर करें और इसके अमेजिंग फिनोमेनास के बारे में देखें। जिस तरह कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बायोलॉजी के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और डिफरेंट साइंसेस के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िक्र किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और दीनी तालीम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये एक दूसरे के ही साथ चलने वाली चीज़ें हैं। इस चीज़ को हम लोग अब आकर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमसे पहले एक बहुत अच्छी जनरेशन्स गुजरी हैं जो इस चीज़ को बहुत बखूबी और अच्छे अंदाज से जानती थी। वो लोग अल्लाह ताला के बारे में किसी कश्मकश में मुब्तला नहीं थे। वो जानते थे कि अल्लाह और बायोलॉजी, कुरान और बायोलॉजी एक चीज़ है। वही बायोलॉजी जो आज हम स्टडी करते हैं वो उसके ही करिश्मे हैं। हम उसी के मोजज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन मुस्लिम साइंटिस्ट में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने आज की मुकम्मल मेडिकल साइंस और जितनी भी साइंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया अपनी ज़ात के ज़रिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाबिर बिन हयान की। जाबिर बिन हयान जाबिर बिन हयान पैदा हुए थे 721 के अंदर। जाबिर बिन हयान वो पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे। ये कहाँ पैदा हुए? ये ईरान के अंदर पैदा हुए। इन्होंने मेडिसिन के बारे में स्टडी हासिल की, नॉलेज हासिल की। उसके बाद इन्होंने मेडिसिन को इराक़ के अंदर प्रैक्टिस किया। इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर भी कई किताबें लिखी और जानवरों और पौधों के ऊपर भी, क्योंकि जानवर और पौधे भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। उन्होंने इन अल्लाह की मखलूक़ात को स्टडी किया और उनकी 2 बहुत मशहूर किताबें हैं, अल-नबातात और अल-हैवान। उनकी मशहूर किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और आज भी लोग उनके इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं जो उन्होंने उस वक्त में अल्लाह के मज़ाहिर को बसीरत की आंख से स्टडी करते हुए समझा था। और हमारी अगली जो शख्सियत हैं वो हैं अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई अब्दुल मालिक अस्माई हमारे एक और बहुत अजीम मुसलमान साइंटिस्ट हैं जो कि 714 के अंदर पैदा हुए। 740 में पैदा हुए। वो फर्स्ट मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने जानवरों के बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। उनकी मशहूर जो किताबें हैं उनके अंदर अल आबिल आ जाती है, जो आबिल कहते हैं कैमिल को, अल खाल हॉर्स, उन्होंने घोड़े के बारे में और ऊँटे के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया। और इसके अलावा अल वहूश, एनिमल्स के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जानवरों के ऊपर। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेन स्टडी की थी जानवरों से रिलेटेड। आजकल अगर हम देखें तो ज़ूलॉजी के अंदर लोग अपनी डिग्री को हासिल करते हैं और इसके अलावा ज़ूलॉजी को आगे एमफिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेट होते हैं जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो भी बहुत अजीम शोबा है क्योंकि उसके अंदर आप अल्लाह की ही एक मखलूक को जो है उसकी मुख्तलिफ, अगर जानवरों के तो भी डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, जानवरों को भी डिफरेंट इंजरीज़ हो जाती हैं, उनके साथ ट्रामास हो जाते हैं, उनके भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनके भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उन्हें डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं, उनके भी पथरियाँ पड़ जाती हैं, उन्हें भी कुछ पैदाइशी तौर पर वो नाबीना पैदा होते हैं, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ को ज़ुबान की लुगनत होती है। जानवरों में भी वैसा ही निज़ाम है। तो जानवरों के लिए जानवर में से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। ये जानवरों की ही खिदमत, जो कि एक बेज़ुबान जानवर है,
جو کہ ہماری طرح اتنی زیادہ ہائی انٹیلیجنس نہیں رکھتے، تو اتنا بڑا آنر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی اتنی بڑی مخلوق کی وہ خدمت کر سکیں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ تو جانوروں کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بھی ایک بہت نوبل پروفیشن ہے، اور اس کے اندر آپ اللہ کی ہی مخلوقات کے درد کو ان کے اندر ان کے لیے مسیحا بنتے ہیں۔ تو اگر آپ زولوجی کے اندر یا پھر اگر آپ ایک جانور کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ بہت نوبل پروفیشن ہے، اینڈ آئی ول ہائیلی ریکمینڈ یو۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی بھی جانوروں کا ڈاکٹر بنتا ہے اور ان کے تکلیف کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سبب بناتا ہے ان کی تکلیف کو دور کرنے کا، تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے ایک آنر ہے۔ نیکسٹ سائنٹسٹ جو آپ کی بک میں ہے، یا پھر جو ہم جنرلی جن کے بارے میں ہم بات کریں گے اب انشاءاللہ، وہ ہمارے پاس ہیں بو علی سینا۔ بو علی سینا ایک بہت فیمس سائنٹسٹ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پہلے سے ہی سنا ہوا ہوگا۔ تو بو علی سینا یہ ایک مسلم تھے۔ انہوں نے تمام میڈیسن کی، جو آج جتنی بھی میڈیسن ہے ماڈرن میڈیسن، اس کی انہوں نے سب سے پہلے اپنے پرنسپلز وغیرہ اس کو انہوں نے سب سے پہلے سمجھ کر اپنی کتاب نکالی تھی، جسے القانون فی الطب کہتے ہیں، اور اسے آج بھی ویسٹ کے اندر میڈیسن کی اسٹڈی کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ بو علی سینا ایک فزیشین بھی تھے، وہ فلاسفر بھی تھے، ایسٹرونامر بھی تھے، اینڈ پوئٹ بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے طب کے اوپر اتنی زیادہ اسٹڈی کی تھی کہ آج بھی اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ان پہلے وقتوں کے یہ مسلمان، اور اوپر سے انہوں نے میڈیسن سے اسٹڈی کی ہوئی تھی۔ آج کل لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ایک مسلمان ایک اچھا سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج جتنی بھی ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مسلمانوں کی ہی دلچسپی اور انہی کے ان کی ہی انٹیلیجنس کا آؤٹ پروڈکٹ ہے، ان کی انٹیلیجنس کا پروڈکٹ ہے۔ سو یہ ہم نے مسلمان جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھا، جن کے ہم نے جابر بن حیان اور عبد المالک اسماعی اور ابو علی سینا کے بارے میں پڑھا۔ ابو علی سینا نے میڈیسن کے اندر بہت زیادہ ریولیوشن کی اور آج تک وہ اثر انداز ہے۔ عبد المالک اسماعی نے جانوروں کے اوپر بہت زیادہ سے اسٹڈی کی، اور جابر بن حیان نے جانوروں اور پودوں دونوں کے اوپر بہت اعلیٰ اسٹڈی کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس جانور کے بارے میں پڑھنا، پودوں کے بارے میں پڑھنا، یا انسان کی ہی باڈی کو سمجھنا جو کہ میڈیسن کہلاتی ہے، اس کے ذریعے انسان اس چیز میں اپنا وقت لگا کر وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ وقت کو اور کما لیتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی کبریائی کو اور نزدیک سے جان دیتا ہے، اور اس کے سجدوں میں اور اثر ہو جاتا ہے۔ سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں بھی اس چیز کی ایک لگن پیدا ہو کہ آپ بائیولوجی کو انشاءاللہ نہ صرف ایک نصابی کتاب بلکہ ایک ایسی رسپیکٹڈ اینڈ نوبل بک کی طرح ٹریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بک بھی آپ کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کرے گی انشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔